माय डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कैसा लगा। उसके बाद से आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको बना के देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर पी ब्लैक एलिमेंट। आपको पता है पी ब्लैक एलिमेंट पीरियड टेबल में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पी ब्लैक एलिमेंट हैं, जिसमें से ग्रुप 13 और 14 ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास में। तो आपको क्लास 12 में 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंटों का स्टडी डीपली करना है। तो हम ग्रुप 13 और 40 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो 15, 16, 17 और 80 ग्रुप की स्टडी करना है, जिसमें से सबसे फर्स्ट हम फोकस करेंगे ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में आपके पास एलिमेंट मिलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, बेसिक नॉलेज आपको दे दूं थोड़ा सा। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्कॉटलैंड एंड 1772 इन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर 68%। Phosphorus, it was discovered in Germany by हेनिंग ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया। नाइट्रोजन कलरलेस होता है, जबकि फास्फोरस के बहुत सारे और भी कलर हैं, वाइट, येलो, ब्लैक, रेड, कई कलर मिलते हैं। तो आपके सिलेबस में नाइट्रोजन और फास्फोरस पे मेन फोकस करना है। इससे क्रिएटिव कंपाउंड का भी स्टडी करना है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। जनरली आर्सेनिक एक पॉइजन के रूप में यूज करते हैं। एंटीमनी लेड स्टोरेज बैटरियों में आप यूज करते हैं, मोटर वाहनों में। और बिस्मथ आतिशबाजी पटाखा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो मेन फोकस नाइट्रोजन और फास्फोरस पे ही मेरा रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इससे कंपाउंड रिलेटिव आपको स्टडी करना है। तो आइए इसको सबसे पहले हम इसको फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इसका देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसके एटॉमिक नंबर को रखेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। एटॉमिक मास 14.0067 होता है, आप यूज करते हैं 14। तो खैर यहाँ पर आपको एटॉमिक मास से कुछ ज़्यादा रिलेटिव कुछ मतलब है नहीं, तो हम एटॉमिक नंबर को ही लेके चलते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अब इसमें जो है 8 अगर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 7 और 8 हो जाएगा 15, यानी फास्फोरस का भी एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। फिर अगर इसमें 15 में अगर हम 18 को प्लस कर देते हैं तो आपको आर्सेनिक मिल जाता है 33। अब इसमें फिर अगर 18 हम प्लस कर दें तो हमको 51 यानी एंटीमनी का भी एटॉमिक नंबर मिल जाता है। और इसमें 32 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास बिस्मथ का भी एटॉमिक नंबर 83 मिल जाएगा। यानी 2, 8, 18, 18, 32 जो आपको रदरफोर्ड के मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है सेल्स में, उसी के थ्रू आपने यहाँ पर एटॉमिक नंबर को आपने रख दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें इनर्ट गैस को फिल कर देंगे, यानी हीलियम गैस को हम यहाँ पर पहले फिल कर देते हैं, यानी स्टेबल हो जाता है। ऐसे ईपी बोर्ड के लैंग्वेज आप 1s2, 2s2, 2p3 का यूज़ करते हैं, जबकि एनसीईआरटी में आपको जितनी भी होती है इनर्ट गैस के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है। तो हीलियम हो गया, उसके बाद 2s2, 2p3, 2, 4, 3, 7, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो 2, 2, 4, 3, 7। फास्फोरस के लिए नियॉन को भर देते हैं और 2s में भरा है, 2p में भरा है, तो यहाँ पर भर दीजिए 3s2 और 3p3।
यानी 10 तो 12 3 15। आर्सेनिक हीलियम भरे, नियान भरे, उसके बाद आप आर्गन भर दीजिए 18। 3p में ऑलरेडी भरा हुआ है तो 3d में भरिए 3d 10, और 3s में भरा था तो 4s2, और 3p3 था तो यहाँ पर 4p3। अब 18 10, 18 और 10 28, 2 30 और 3 33। एंटीमनी के लिए हीलियम, नियान, आर्गन, उसके बाद से क्रिप्टॉन 4p में भरा हुआ है 4d10, 5s2, 5p3 स्टेबल हो जाएगा क्रिप्टॉन से तो 36, और 10 46, 2 48, 48 3 51। इलेक्ट्रॉन वीनस इसका भी हो गया, इसका भी एक निकाल देते हैं। क्रिप्टॉन के बाद आता है जीनान, तो यहाँ पर 4d में भरा हुआ है तो आपको पता है कि इसके बाद ऑर्बिटल आपका 4f होता है तो 4f भर दीजिए 4f 14, और 5p में भरा था तो आप 5d भर दीजिए क्योंकि p के बाद d आता है, और उसके बाद से 5 में भर चुका है तो यहाँ पर 6s2 और 6p3 यानी 54 और 14 68, 10 78, 2 80 और 3 83। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विनाश आप पूरे आपको सिलेबस में बार बार निकालना होता है, इसलिए आपको इसको क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक विनाश को कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन इसका हो गया। अब इसके कुछ भौतिक स्टेट पर हम फोकस करते हैं, यानी इसके भौतिक क्वालिटी, भौतिक गुणों पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं परमाणु आकार यानी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? सीधी सी बात है, इसके परमाणु आकार यानी टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से नीचे अप टू डाउन अगर हम जाते हैं किसी ग्रुप में तो इसके एटॉमिक साइज में कंटिन्यू इंक्रीजिंग होती है, ये इंक्रीज होता जाता है, कंटिन्यू वृद्धि होती है। अब वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इसके सेल्स बढ़ते हैं, कंटिन्यू जैसे सेल्स बढ़ते हैं वैसे इसके एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाता है। एज लाइक जैसे मान लिया आपके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास आपके पास 2 ही सेल है, आप ये अगर न्यूक्लियर को दिखाते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ सेल आपके पास सिर्फ 2 ही है। जबकि फास्फोरस के लिए अगर आप न्यूक्लियर ये हो गया तो फर्स्ट सेल, सेकेंड हेड, थर्ड सेल, ऐसे आप बनाएंगे। आर्सेनिक के लिए फिर एक सेल इंक्रीज करेगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसके सेल्स बढ़ते हैं, इसलिए इसके परमाणुक साइज भी इंक्रीज करती है। सेकेंड पॉइंट इसमें बताते हैं आयनन एंथैल्पी, आइसोलेशन एंथैल्पी क्या होता है? यानी आयनन विभव भी इसको बोलते हैं, आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं, आयनन आइसोलेशन एनर्जी के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो पहले जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है। यानी किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ती है वो उसका आयनन एंथैल्पी होता है। तो डेफिनेशन से कहता है कि किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ती है वह उसका आयनन एंथैल्पी होती है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास ग्रुप में हमारे पास 5 एलिमेंट ऑलरेडी शो किए गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जैसे ही हम आ रहे हैं तो यहाँ पर एलिमेंटों का कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है कि हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों नॉन मेटल है यानी अधातु है, एंटीमनी और आर्सेनिक उपधातु है, जबकि बिस्मथ हमारे पास धातु है। तो आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट यानी खास तौर पे नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी आपको देनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा कठिन है, यानी आपको एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको उपधात के लिए थोड़ी सी कम एनर्जी देते हैं, तभी अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज कर जाता है, जबकि मेटल बहुत ही ईजिली अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है। यानी सीधी सी बात में कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इसके आयनन एंथैल्पी में कमी आती है। थर्ड इसमें पॉइंट देखते हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? यानी किसी भी परमाणु के द्वारा किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को जो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता।
तो सीधी सी बात है, इसमें भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घटेगी, क्योंकि ऊपर हमारे पास अधातु है तो इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, जबकि ऊपर से नीचे आते आते हमारे पास इसका नेचर बदल जा रहा है, कैरेक्टर ही बदल जा रहा है। इसके पास धातु है और आपको पता है कि धातु इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉनों को लेती ही नहीं है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इस वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है क्रमशः उसमें घटती है, यानी कमी आती है। कुछ इसके रासायनिक गुणों पर हम फोकस करते हैं। केमिकल वर्ग 15 के तत्वों के लिए कुछ रासायनिक गुणों पे फोकस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करते हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाले वर्ग 15 से, सबके उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। नाइट्रोजन, फास्फोरस 2, 8, 5, 2 और 5। आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं उतने वो माइनस में शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर को, और जितने इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है उतने वो प्लस में अपने ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है तो 2 और 8 यानी नियान की तरह स्टेबल हो जाता है, तो उस कंडीशन में -3 ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। फास्फोरस भी अगर 3 इलेक्ट्रॉनों को अगर गेन करता है तो अपना ये 8 कंप्लीट करता है, यानी ये भी स्टेबल हो जाएगा एज लाइक आर्गन की तरह, यानी ये भी -3 अपने ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। और ऑलरेडी इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को +5 और +5 में भी दिखाते हैं और +3 में भी दिखाते हैं। लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो -3 की स्टेबिलिटी डाउन होती है, घटती जाती है। क्यों? क्योंकि एलिमेंटों का कैरेक्टर ही चेंज होता है। जब एलिमेंटों का कैरेक्टर चेंज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कंटिन्यू घटती जाती है। जबकि आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, NCl5 नाइट्रोजन नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है। तो नाइट्रोजन NCl5 पॉसिबल नहीं है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि फास्फोरस में PCl5 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के जो सेल्स हैं उसमें D कक्षक अनुपस्थित है, जबकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट में D ऑर्बिटल है, प्रेजेंट है। तो D ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण फास्फोरस PCl5, PCl3 टाइप के कंपाउंड क्रिएट करता है, जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है, जबकि फास्फोरस नहीं करता है। आपको पता है, अभी चीज़ को बताया है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज भी छोटा होता है, और एटॉमिक साइज छोटा होने से उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, जो न्यूक्लियर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो नाइट्रोजन में हाइड्रोबंध बनाने की भी एबिलिटी होती है, जबकि फास्फोरस में हाइड्रोबंध बनाने की एबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। नाइट्रोजन NH3, फास्फोरस PH3, आर्सेनिक AsH3, एंटीमनी SbH3, बिस्मथ BiH3। लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसका अस्थायित्व तो घटता है, इसकी स्टेबिलिटी घटती है, क्योंकि इस एलिमेंटों का कैरेक्टर ही चेंज होता है, इसका नेचर ही चेंज हो रहा है। नॉन मेटल है ऊपर वाले, ध्यान रहे, बीच वाले नॉन मेटल है, मेटलाइड है, और लास्ट वाला मेटल है।
तो जब एलिमेंटों का कैरेक्टर चेंज होता है तो हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति जो है, इसका अस्तित्व जो है कंटिन्यू घटती है, लेकिन वर्ग ग्रुप ये 15 के सभी तत्व हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया करते हैं। NCl5 पॉसिबल नहीं है, NCl3 पॉसिबल है, यानी नाइट्रोजन को छोड़ करके अदर जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ ट्राई और पेंटा दोनों टाइप के हाइड्रोजन बनाते हैं। ये ट्राई और पेंटा दोनों टाइप के ऑक्साइड भी बनाते हैं ऑक्साइडों के साथ। तो ये आपके वर्ग 15 ग्रुप के एलिमेंटों का ये सिर्फ आपको मैं एक लेक्चर दिया हूँ, और इसके बाद से नाइट्रोजन से रिलेटिव कंपाउंड का आपको स्टडी कराएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको इस समझ में आता है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।